Good morning, dear students. This is your teacher Sachin Khurana, and today we will start with the sixth chapter, that is rural development. पढ़ते हैं बेटा पहला क्वेश्चन. The idea of village development being at the center of overall development of the nation is relevant even today. Why is this so? Why should we attach such significance to rural development when we see around us fast growing cities with large industries and modern information technology hubs? तो हम जानते हैं कि रूरल सेक्टर में आज भी एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. महात्मा गांधी once said, the real progress of India did not mean simply the growth and the expansion of industrial urban centers, but mainly the development of the villages. It is because more than two-thirds of India's population depends on agriculture that is yet to become productive enough to provide for them. और वन थर्ड ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी. दिस इज द रीजन कि हमें एक डेवलप्ड रूरल इंडिया की जरूरत है, तभी हमारा देश जो है वो एक्चुअल में रियल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट इंप्लाई एंड व्हाट आर द challenges for it. It is a comprehensive term. It focuses on action of development of areas, कौन से areas that are lagging behind in the overall development of the what village economy. So we say it is a continuous and comprehensive what socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. See, we are talking of all aspects. Now let us understand what are the challenges or key issues of rural development. रूरल डेवलपमेंट फोकस करता है ऑल एस्पेक्ट्स पे, इसीलिए हमें फ्रेश इनिशिएटिव्स की जरूरत है जो कि चैलेंजिंग भी है ताकि हम डेवलप कर पाए. द वेरी फर्स्ट कम्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इसमें हम बात करेंगे मेजरली लिटरेसी एंड हेल्थ की, और लिटरेसी में मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. नेक्स्ट कम्स द लैंड रिफॉर्म्स. अब लैंड रिफॉर्म्स क्या है? दे आर वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड बिकॉज लैंड इज वेरी स्ट्रेटेजिक इन रूरल डेवलपमेंट, और ये इसलिए रिक्वायर्ड थे टू हैव इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, to abolish intermediaries, to protect the rights of the tillers of the soil, and to eliminate the exploitation of cultivators. Next comes the development of infrastructure. It includes those facilities which are important to increase overall production. अब हम बात करेंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, facilities for agricultural research and extension, and information dissemination. Next comes the alleviation of poverty. अब एब्जेक्ट पॉवर्टी से लोगों को निकालने के लिए, जिसमें हम कहते हैं वन थर्ड ऑफ रूरल इंडिया जो है आज भी उस हालात में है, तो हमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी. एफर्ट शुड बी मेड to bring out significant improvement in the living conditions of the weaker sections of the population, and we should emphasize on access to productive employment opportunities. Next comes the development of productive resources of each locality. हमारे पास 5 major issues आए, so we need to recognize and then develop productive resources of each locality ताकि वो available हो पाए और उनका optimum utilization हो पाए. इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एरियाज और नॉन फार्म एरियाज को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी पड़ेगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी एड्रेस्ड. तो इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास कि हमें डाइवर्सिफाई करना होगा फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज टू नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, राइट. हमें मोर अफोर्डेबल एक्सेस देना पड़ेगा उनको हेल्थ केयर के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, उनके वर्क प्लेसेस पे, होम पे, और एजुकेशन फॉर ऑल को हमें एक टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा. नेक्स्ट कम्स व्हाई वाज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ऑन डिक्लाइन ड्यूरिंग 1991 टू 2012. अब हम देखेंगे कि ये डिसलरेट हुआ अबाउट 3% से, जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, राइट. अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं. वेरी फर्स्ट इज डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड lack of alternative employment opportunities, and fourth increasing casualization of employment. और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें लॉन्ग टर्म तक नजर आया. नेक्स्ट कम्स व्हाट डू यू मीन बाय रूरल क्रेडिट एंड क्लासिफाई द रूरल क्रेडिट नीड्स. अब देखिए रूरल क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट फॉर द फार्मर्स इन रूरल एरियाज. अब
जो ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी है दैट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि द जेस्टेशन पीरियड या मेच्योरिटी जो है क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम, इन दोनों में क्वाइट लॉन्ग होता है। तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, implements and other family expenses like marriage, death, religious ceremonies etc. तो हमें क्या जरूरत है? क्रेडिट की। अब क्रेडिट कैसे होता है देखिए, we will discuss the classification of rural credit needs कि credit needs क्या क्या है। Very first is according to time and the other one is according to purpose। according to time में हमारे पास तीन है, short term, medium term and long term। short term में like seeds and tools, medium में machinery, equipment, long term में हमारे पास tractors, land and heavy machines। अब आ गया according to purpose। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज है, the very first is productive and the other one is unproductive या non productive। तो अगर हम सीड्स, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स पे लगा रहे हैं पैसा तो वो हो गया प्रोडक्टिव, लेकिन अगर हम रिलीजियस सेरेमनीज पे, मैरिजेस पे लगा रहे हैं टू पे बैक ओल्ड डेट्स, ये हो गया हमारा अनप्रोडक्टिव। नाउ लेट अस डिस्कस द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट नीड्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम देखते थे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो थे दे एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, राइट। वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और मैनिपुलेट करते थे द अकाउंट्स टू कीप देम इन अ डेट ट्रैप। तो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर या जो लैंडलेस लेबर है दे वर एक्सप्लॉइटेड अ लॉट। अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969 जब इंडिया ने अडॉप्ट की दो चीजें, द वेरी फर्स्ट वाज सोशल बैंकिंग एंड द अदर वाज मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड्स ऑफ द रूरल क्रेडिट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं। वी हैव मेजरली टू सोर्सेज, द वेरी फर्स्ट इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, द अदर इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं लाइक इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें पहले आ गए बेटा हमारे पास मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स में हम देखें वो क्या थे, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थे और 94% ऑफ टोटल क्रेडिट जो था ईयर 1951-52 में वो यहीं से आ रहा था। They charge very high rate of interest and thus exploit farmers. They acquire land on failure to pay back the loan and they manipulate the accounts. Next, traders and commission agents. They provide advance credit to the farmers on mortgage of crops. They charge high rate of interest and they force farmers to sell their crops to them at low prices. Landlords also become an important source of granting rural credit. They also charge high rate of interest and they exploit the small farmers by manipulating accounts. The fourth comes the relatives. ये भी एक important role play करते थे in granting the credit to the farmers, चाहे इसमें कोई interest नहीं होता था, right? And the money is returned as per the requirement of the loan provider after the harvest. नेक्स्ट कम्स द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल या नॉन इंस्टीट्यूशनल में पढ़े हमने फोर सोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या फॉर्मल सेक्टर। अब दे वर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट एट चीपर रेट्स। तो फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1904 में, जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया कि हम इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर को शिफ्ट कर पाए रूरल क्रेडिट को। और आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन जुलाई 1969 अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस और लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी, ये चीजें और बेटर हो गई। नोट डाउन बेटे, ये फोकस पॉइंट आपको रीड करना है बहुत ध्यान से। तो इसमें हमारे पास सोर्सेज में पहला आ गया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, to advance credit at low rate of interest, to spread credit facilities all over the country, and to ensure timely and continuous flow of credit to the rural areas. Next comes the land development banks. इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पहले समझे। ये मॉर्टगेज करते थे लैंड को और उसके अगेंस्ट क्रेडिट देते थे। दे प्रोवाइडेड द लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड दे प्रोवाइडेड क्रेडिट फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स ऑल्सो, या जब आपको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है लैंड पे। और ये अदर प्रोडक्टिव पर्पसेस को भी सर्व करते थे लाइक गिविंग सब्सिडीज टू एग्रीकल्चरिस्ट। थर्ड कम्स द कमर्शियल बैंक क्रेडिट।
1969 में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स हुई थी। बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स की। To directly help the farmers by expanding their branches in rural areas, to indirectly help the farmers through agents, and to create awareness about existence of facilities by providing them through newspapers, radio, and televisions. Next comes the regional rural banks RRBs. इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ओपन द ब्रांचेस इन दोज एरियाज जहां पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी क्रेडिट मिल जाए। नेक्स्ट कम्स द सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको SHG बोलते हैं। अब ये SHGs क्या करते हैं? देखिए, एक कोलैटरल सिक्योरिटी ये अपने पास रखते हैं और ये ग्रुप्स बना लेते हैं जो भी पुअर रूरल हाउस होल्ड होते हैं, राइट। और जब वो उनको कोई ना कोई लोन प्रोवाइड करते हैं जो भी नीडी मेंबर होता है, जब वो रीपे करता है स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में अपना पैसा एक रीजनेबल इंटरेस्ट के साथ, क्लियर है जी, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो उसका नाम गुड बुक्स में आ जाता है। और ये जो SHGs हैं उसके बाद ये बैंक से जाकर भी लोन ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, राइट। अब इसका फायदा क्या है कि ये विमेन को भी हेल्प करता है लोन लेने में, एंड दीज बोरिंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस। अब बात आती है कि जो बोरोवर्स है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा क्यों स्पेंड नहीं करते। इसके हमारे पास दो कारण है। द वेरी फर्स्ट इज, जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग नहीं होती थी। दूसरी बात, उनकी पर्सनल नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती थी ड्यू टू दी जेस्टेशन गैप। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड था, मैंने आपको बताया था, बिटवीन द सोइंग ऑफ क्रॉप या सीड एंड generation of income, right? Next comes the NABARD, that is the National Bank for Agriculture and Rural Development. ये 1982 में सेटअप हुआ था to coordinate all the activities of institutions और ये apex body बन गया था। Its main functions क्या थे? To act as an apex agency for the institutions which advance credit in the rural areas, to promote the strength of credit institutions in credit delivery system, to provide assistance to the non-farm sectors also, to control and evaluate the projects financed by it. It coordinates the functioning of different financial institutions involved in advancing rural credit. Now let us critically appraise the rural banking. तो हमारे पास दो components आएंगे. The very first is achievements and the other thing is shortfalls. Rapid expansion of banking system had a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मदद हुई टू अवेल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। फेमाइन्स बिकेम इवेंट्स ऑफ द पास्ट। अब उसका कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि वी ऑलरेडी हैड बफर स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट कम्स द शॉर्टफॉल्स। However, all is not well with our banking system. With all possible exception of the commercial bank, problem कहाँ आई? They have failed to develop a culture of deposit mobilization. अब deposit mobilization क्या होता है? See, it is lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. Right? ये दो चीजें आज भी अचीव नहीं हो पा रही थी। तो एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन chronically high. Thus, the expansion and promotion of rural banking sector has taken a back seat after reforms. अब बात आई, how can we improve the situation? तो क्या जरूरी था? देखिए जी, बैंक्स को अपनी अप्रोच चेंज करनी जरूरी थी। From just being lenders to building up a relationship banking with the borrowers. Second, inculcating the habit of thrift, that is the quality of optimally using the resources among themselves, and most important, efficient utilization of financial resources needs to be enhanced among the farmers too. Better you can pause down the video and solve this assignment. These are the answers. Now let us understand the meaning of agriculture marketing system and its scenario. Agriculture marketing is a process that involves the following things: assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agriculture commodities across the country. This is a mechanism
through which these goods reach different places, and it depends upon market channels. The scenario is farmers while selling their produce to traders, ये था हमारे पास condition prior to independence, suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. Farmers who did not have required information on the prices prevailing in the markets were often forced to sell at low prices. They also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price. लेकिन करंट सिनेरियो क्या है कि more than 10% of goods produced in farms are wasted due to lack of storage. इसीलिए state intervention becomes necessary to regulate the activities of private traders. Next, we will discuss the measures initiated by the government to improve agriculture marketing system after independence. Yeah, explain the ways of government intervention to improve agriculture marketing system after independence. The very first comes regulation of market. ये फर्स्ट स्टेप था टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, लेकिन अभी भी अबाउट 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स को पोटेंशियली रेज करना और डेवलप करना इंपॉर्टेंट था और पेंडिंग था. Provision of physical infrastructure. This measure attempts to make provision of physical infrastructure facilities like roads, railways, warehouses, godowns, cold storage, and processing units. These facilities will help in strengthening the market channels. Next comes the cooperative marketing. It helps in realizing fair prices for the farmer's product. It is the third aspect of government initiative. The success of मिल्क कोऑपरेटिव्स की जो सक्सेस थी हमने देखा, जैसे अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने प्रूव किया कि हमें इन सब चीजों की जरूरत है, जैसे कि कोऑपरेटिव्स. तो कोऑपरेटिव्स जो है दे रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू थ्री रीजंस, दैट इज inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperatives, and lack of inefficient financial management. Next comes the policy instruments. अब policy instruments क्या थे? They were like MSP, minimum support price. Next is maintenance of buffer stocks through FCI, Food Corporation of India, and distribution of food grains through PDS, that is Public Distribution System. अब एम क्या था इन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का? द वेरी फर्स्ट वाज प्रोटेक्टिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर. तो पहला हो गया इनकम, दूसरा हो गया सब्सिडाइज्ड रेट पे खाना पहुंचाना. अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. इट हैज कम अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन some scholars argue that commercialization of agriculture offers tremendous scope for farmers to earn higher incomes provided the government intervention is restricted. However, despite government intervention, private trade like moneylenders, rural political elites, big merchants, and rich farmers predominates agriculture markets, right? और हमें क्या करना है? इनको किसी तरीके से रोकना है और उसके लिए जरूरी है प्रॉपर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. नेक्स्ट कम्स प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. द वेरी फर्स्ट कम्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अभी क्या कहता है? हमने पहले भी पढ़ा है कि मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स, बिग मर्चेंट्स जो हैं वो आज भी एक लार्ज शेयर ऑक्यूपाई करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट में. डिस्ट्रेस सेल, इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर पुअर एंड अंडर डेप्ट. तो उनको एक ऐसी सेल करनी पड़ती है जो कि बहुत लो प्राइस पे है उनके प्रोडक्ट्स की. ठीक है जी. सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल्स. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. अब ये क्या कहता है कि प्रॉपर रोड्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, इसीलिए उनको अपनी विलेज मार्केट में एक लो प्राइस पे अपना सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना पड़ता है. नेक्स्ट इज the lack of regulated markets.
We have discussed earlier that there is a need to develop about 27,000 rural periodic markets. Next comes the lack of infrastructural facilities. हमारे पास ना तो प्रॉपर वेयर हाउसेज हैं, ना गोडाउन्स, ना ही कोल्ड स्टोरेजेस. लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज. बहुत ज्यादा मिडलमैन होने की वजह से क्या होता है, जब कल्टीवेटर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में है कि एक्चुअल कल्टीवेटर जो है उसके पास पैसा कम पहुंचता है और जो इंटरमीडियरीज हैं दे चार्ज हाई फॉर देयर सर्विसेज. नाउ लेट अस डिस्कस द सजेशंस टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. पहला हमने पढ़ा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सेकंड, मोर ऑफ रूरल पीरियोडिक मार्केट्स जो हैं शुड बी डेवलप्ड ताकि हम फुल पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केट को रियलाइज कर सकें. देयर शुड बी इंक्रीज्ड प्रोविजन ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. Abolition of intermediaries. Provision of standardization and grading of products should be modernized. Dissemination of market related information through electronic media and print media. New cooperative marketing societies should be established and the existing ones be improved. All financial institutions, commercial banks should provide easy credit to the farmers as and when required by them. Now let us discuss the alternative marketing channels. तो हमारे पास two major emerging alternative marketing channels हैं. The very first is origin of farmers market. Second is alliance with national and multinational companies. ये सब examples हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो channels develop हो रहे हैं as farmers market. और मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज ने क्या किया है, दे मूव इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एग्रीकल्चरिस्ट. वो ऐसे अरेंजमेंट्स कर देते हैं कि रिस्क ऑफ द फार्मर्स जो है, जो प्राइस रिस्क है वो खत्म हो जाता है, कि वो श्योर करते हैं कि आप इतना प्रोड्यूस कीजिए, इस क्वालिटी का प्रोड्यूस कीजिए और हम आपसे जो है इतना सारा प्रोड्यूस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो हम खरीद लेंगे, राइट. और उनको सिर्फ सीड्स ही नहीं दूसरे इनपुट्स भी जो हैं वो दिए जाते हैं और एक प्री डिसाइडेड प्राइस दे दिया जाता है एग्रीकल्चर आउटपुट का. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड व्हाई इज इट नीडेड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. It is regarded as the reallocation of some farm of a farm's productive resources to other non-farm activities, right. अब इसकी नीड क्यों है? To reduce the risk from agriculture sector, to provide productive sustainable livelihood. Depending exclusively on farming only for earning a livelihood is not sufficient. Expansion of work areas is equally essential to overcome poverty and other tribulations, so that gainful employment for surplus labor can be located in allied activities in agriculture and non-farm activities. There is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. Now let us understand the areas of diversification in agriculture. The very first comes the change in the cropping pattern. Second comes the shift of workforce from agriculture where to other allied activities and to non-agriculture sector. इसको स्टडी करते हैं बेटे. चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अभी क्या कहता है? इट रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न to shift from subsistence to commercial farming, right. It implies producing diverse variety of crops rather than one single crop. It refers to shift from single cropping system to multi cropping system, right. Ab choice of cropping pattern can be done on the basis of demand of the crop and hence according to the price structure. Second comes shift of workforce from agriculture to other allied activities. As agriculture is already overcrowded, तो मेजर जो हमारी इंक्रीजिंग लेबर वर्कफोर्स है उसको एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है. ठीक है जी. सम सब सेक्टर्स आर डायनेमिक एज दे हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कुछ नहीं है तो हमें जरूरत है डायनेमिक सब सेक्टर्स की, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म और दूसरे सब सेक्टर्स विच इंक्लूड
home based industries like pottery, craft, handlooms, etc. Earlier, men in rural sector used to look for non-farm employment, लेकिन अब women have also started doing it. बेटा ये फोकस पॉइंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. Let us understand the next aspect, that is shift of workforce from agriculture to non-agriculture या non-farm sector. तो इसमें हमारे पास मेजरली चार हैं. The very first comes the animal husbandry, second comes the fisheries, third comes the horticulture and other alternate livelihood options. Let us discuss them in detail. The very first comes the animal husbandry. हम यहाँ पे बात करेंगे livestock farming की, राइट? जैसे कि कैटल्स, गोट्स, फाउल. Livestock production provides what? Increased stability in income, food security, transport, fuel, and nutrition for the family without disrupting other food producing activities. Today, livestock sector alone provides alternate livelihood options to cover 70 million small and marginal farmers, including landless laborers. पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट शेयर विद 58%. बेटा ये डेटा आपको याद करना है, राइट? नेक्स्ट बात करेंगे डेयरिंग की. मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है इंडिया में बाय मोर देन 8 टाइम्स बिटवीन 1951 टू 2014, राइट? ऑपरेशन फ्लड is a system whereby all the farmers can pool their milk producing according to different grading that is based on quality, और वो रूरल एरिया से अर्बन मार्केट्स तक सप्लाई हो रहा है. मीट, एग्स, वूल और जितने भी दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हैं आर ऑल्सो एमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर डाइवर्सिफिकेशन. नेक्स्ट कम्स the fisheries. The fishing community regards the water body as their mother or provider. इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सी, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स. ये इंटेग्रल भी है और एक लाइफ गिविंग सोर्स भी है फॉर द फिशिंग कम्युनिटी. In India, after progressive what increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in what? Fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way. Presently, fish production from inland sources contributes to 64%. ठीक है जी. और बाकी का 36% जो है that comes from sea and oceans. ये बेटा डेटा विद स्टेट्स के नाम सब आपको याद करने हैं, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स जो फिशिंग कम्युनिटी फेस करती है. फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा अर्निंग्स, absence of mobility of labor, and high rate of illiteracy and indebtedness. There is a need to increase credit facilities through cooperatives and self-help groups यानी कि SHGs for fisherwomen to meet working capital requirements for marketing. Next comes the appraisal. Production of fisheries has already increased substantially. However, problems related to overfishing and pollution needs to be regulated and controlled. Welfare programs जो हैं उनकी भी जरूरत है and they have been reoriented in a manner which can provide long-term gains and sustenance of livelihoods. Next comes the horticulture. अब हॉर्टिकल्चर में हम इंक्लूड क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स, राइट? These crops play an important role in providing what? Food and nutrition besides addressing employment concerns. Horticulture sector contributes nearly one third of the value of agriculture output and 6% of GDP of India. Economic condition of many farmers engaged in horticulture has improved and it has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes.
लास्ट कम्स द अदर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस, या हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रोल ऑफ आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस है आईटी और इंडिया के बीच में जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की इन द 21st सेंचुरी। Governments can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools so that action can be taken to prevent or reduce what likelihood of an emergency, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमें नजर आया है, राइट। बेटा यू कैन पॉज डाउन द वीडियो, read this focus point very carefully and solve this assignment. These are the answers. Now let us understand the meaning of sustainable development and organic farming. बेटा आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन कि आपको साथ में बुक बाय एनसीईआरटी जो है वो जरूर पढ़नी है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स इन डेटा एंड अदर मटेरियल। बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये वो डेवलपमेंट है जो कहती है कि हमें उस तरीके से प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना है कि फ्यूचर जनरेशंस जो है उनको सफर ना करना पड़े। और बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये वो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जो रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है और एनहांस करता है इकोलॉजिकल बैलेंस टू एनहांस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये कम यूज करता है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, राइट। अब रिसेंटली बहुत से लोग जो हैं वो अवेयर हुए हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का। तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है दैट रिलाइज हेवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, these enter the food supply, penetrate the water sources, deplete the soil and devastate natural ecosystems. तो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें जरूरी है कि हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का यूज करें ताकि हमें बेनिफिट मिले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लॉन्गर टाइम के लिए, राइट। तो और वन सच टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर सकते हैं दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखते हैं इसकी नीड क्यों है। इट कैन बी पिक्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। हमें बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें फ्यूचर जनरेशंस के लिए और हम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स को यूज ना करें। नेक्स्ट कम्स द बेनिफिट्स। नाउ लेट अस डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। द वेरी फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लग गए। नेक्स्ट इज हेल्दी फूड। नेक्स्ट इज हेल्दी फूड्स, ये विदाउट केमिकल ग्रो होते हैं इसलिए ये मोर न्यूट्रिशियस है। नेक्स्ट इज जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों इसमें जनरेट होती हैं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। इट इज इकोनॉमिकल, यस, क्योंकि हम कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स को सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मेंटेन्स नेचुरल इकोसिस्टम। कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हैं और पेस्टिसाइड्स है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो डिप्लीट होती है और नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो खराब होता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दैट रिस्टोर्स, मेंटेन्स एंड एनहेंसेस इकोलॉजिकल बैलेंस एज इट इज इको फ्रेंडली। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री है। नेक्स्ट कम्स द challenges बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेरी फर्स्ट इज इट नीड्स पॉपुलराइजेशन, यानी कि अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स जो है उसको अभी भी अडेप्ट करना जरूरी है। सेकंड इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट इज लेस आउटपुट, के यील्ड इसमें कम होती है तो इसको लार्ज स्केल पे ले जाना जरूरी है। शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम है और उनमें ब्लेमिशेस होते हैं यानी कि उनकी स्किन पे, एंड दिस में डिस्करेज सम फार्मर्स टू अडॉप्ट टू दिस टेक्नोलॉजी। मोर choice in production of off-season crops is quite limited in organic farming. Now let us evaluate rural development in light of changes which need to be taken in development of
रूरल सेक्टर. द वेरी फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. हमने बात करी डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की. रूरल एंड अर्बन लिंकेज, उनको आपस में लिंक करना जरूरी है ताकि हम मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स कर पाए और हमारे पास हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आए. नेक्स्ट इज बेटर फैसिलिटीज. Infrastructure elements like credit and marketing, farmer-friendly agriculture policies, and constant appraisal and dialogue between farmers group and state agriculture departments जो है वो जरूरी है to realize the full potential of the sector. Sustainable development, environment and rural development are not two distinct subjects. ये एक ही है. Learning by doing. By doing this, each rural community can choose whatever will suit its purpose. First of all, then, we need to learn from and also try out when found relevant practices from the available set of best practice illustrations, which means success stories of rural development, to speed up this process of learning by doing. I hope the chapter is clear to you. Thank you and have a nice day.